राम राम भाई सब ने। तो भाई आज है मैं करवाऊंगा एसएससी CHSL 2 नवंबर 2023 को जो शिफ्ट सेकंड में जो 25 के 25 क्वेश्चन जो जिक्के में आए थे ना वो सारे इस वीडियो में कवर कराऊंगा। 25 में से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स के आए थे, जो 2020 के टाइम के करंट अफेयर, वो मैं नहीं कराऊंगा। टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट के 2 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने करवा दिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो पिछली वीडियो में। अगर आपने देखी है तो बहुत बढ़िया, ना देखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। भाई देखो, सुनो मेरी बात। कोई एक क्वेश्चन पकड़ लियो, कोई भी, मेरी एक बार देखो मैं कह रहा हूँ नू समझ लियो। एक बार मेरी वीडियो देख लियो, समझानो तरीको मेरो, गारंटी मेरी। तो वही पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के खालिस्तान घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इससे गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक से यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। कुल मिला के बात यह है भाई, किसी भी अपराधी को भाई पुलिस अरेस्ट करती है तो कितने घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट मतलब न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो सुनो भाई, मैंने कोई क्राइम किया है, कोई भी क्राइम किया है मैंने, ठीक है। तो भाई मान लो अब टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 7:30 PM। तो भाई सुनो, 24 घंटे के भीतर, मुझे नहीं पता, किसी भी हालत में मुझे मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि भाई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, 4 दिन तक थाने में बंद करके रखा है। भाई क्यों कर रखा है, मनमानी थोड़ी चलेगी है, दादागिरी। तो भाई ये है 24 घंटे इसका आंसर आएगा। अब सुनो मेरी बात, यह मेरा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 22 में ये बात कही गई है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में टोटल 7 भाग है। आपको 7 तो याद नहीं करते, 3 याद कर लो। अनुच्छेद 22 का भाग 2 क्या कहता है, भाग 2 यही बात कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। भाग 4 क्या कहता है, भाग 4 कहता है कि भाई न्यायिक हिरासत, आपने नाम सुना, कई बार अखबार पढ़ते होंगे। तो भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा न्यायिक हिरासत 3 महीने की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती न्यायिक हिरासत। ये है अनुच्छेद 22(4). फिर आता है अनुच्छेद 22(5). क्या कहता है कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो भाई मुझे जानने का अधिकार है भाई मुझे किस लिए गिरफ्तार किया है, भाई मैंने क्या किया है। तो फिर वो बताएंगे भाई तूने ये किया और इसलिए तुझे गिरफ्तार किया है। कुल मिला के ये इस क्वेश्चन में था, ठीक है। अब सुनो, आप ये एलवीस यादव नाम सुना होगा। एलवीस यादव को सांप वाले केस में न्यायिक हिरासत में भेजा था। अगर अखबार पढ़ते हो 14 दिन की, ज़्यादातर जो अपराधी होते हैं उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने की हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, परिवहन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो सुनो मेरी बात, पहली बात, नाम है मिशन अंत्योदय। एक नाम सुना होगा, नाम क्या भाई, आज के टाइम में क्या है, गांव वाले को पता है, गांव में गेहूं मिलता है सरकारी 2 रुपए के भाव पर, मतलब गरीबों को मिलता है, उन गरीबों में भी शामिल हमें मिलता है, गेहूं मिलता है। तो कुल मिला के बात है, एक योजना है मिशन अंत्योदय योजना, मतलब अंत्योदय अन्न योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। इसकी शुरुआत हुई थी, किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। क्या किया था, अब भाई 25 किलो, जो गरीब है ना, जो मतलब BPL वगैरह कार्ड जो भी कुछ है, मतलब जो गरीब है उनको क्या मिलेगा, 25 किलो गेहूँ मिलेगा और 25 किलो चावल मिलेगा, ठीक है। फिर 2 साल बाद 2002 में क्या किया गया भाई, 35 किलो करते एक व्यक्ति को बता रहा हूँ, एक व्यक्ति को भाई साहब 35 किलो करते हैं कि भाई जो एक व्यक्ति है ना उसको 35 किलो ये में, एक व्यक्ति नहीं सॉरी, एक राशन कार्ड, मतलब राशन कार्ड में क्या है, घर में 4 सदस्य है, 5 सदस्य है, वो डिपेंड करता है। तो मतलब एक राशन कार्ड पर 35 किलो मिलेगा, ठीक है। अब कह रही है किससे रिलेटेड है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिलेटेड। ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन थे भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय, परिवहन तो कोई लेने देने को नहीं, स्वास्थ्य विकास, स्वास्थ्य हेल्थ से कुछ नहीं है, ग्रामीण गांव में विकास के लिए भाई जो गरीब सुन बेचारा ऊपर ले आवा, ये है वो फलाना दिख रहा है, ये सब है। शहरी विकास में, ठीक है। अब सुनो, आज के टाइम में पता है क्या है भाई, हमें मिलता है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा गरीब और भी है गाँव में, जो उनको और भी ज़्यादा मिलता है। हमें मिलता है 35 किलो गेहूँ और 2 रुपये पर, 1 किलो 2 रुपये, तो हमें 30 किलो मिलता है। हम 3 जने हैं, मैं, फादर, मदर, तो 3 जनों को हमें पता नहीं कितना 40 किलो मिलता है, 35 इतना ही मिलता है। 60-70 रुपये देख के आते हैं, 2 रुपये की 35 किलो मिलता है, 70 रुपये देख के आते हैं। ये सब आपको मिलता है, कोट्टे के गेहूँ बोलते हैं, ठीक है। एक वो मिलता है, तेल की पिप्पी मिलती है, तेल
कि सरसों के तेल की। और सुनो मेरी बात, अब तो गेहूँ मिल रहा है, कभी कभी बाजरा मिलता है, जो जनवरी सर्दियों के टाइम पर बाजरा मिलता है, जो कुल मिला के बात ये तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ, कहने का अर्थ है 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी ये ऐसा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? भाई डांस पूछा है, लोक नृत्य है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सुनो मेरी बात, ऑप्शन है लाहो, थोरा, रोम, नाटी। ठीक है, सुनो मेरी बात, लाहो डांस की बात करते हैं। देखो लाहो डांस कहाँ का है? लाहो डांस है मेघालय का। मेघालय के एक और डांस याद करो, वांगला। सुनो मेरी बात, लाओ डांस कहाँ पर है? मेघालय का। लाओ कैसे याद करोगे? मेघालय में वो पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो हम बादलों क्या कहते हैं? आओ आओ, मतलब बारिश लेके आओ, लाओ लाओ, बारिश लेके लाओ। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, मूड बना के ताजा ताजा। हाँ वही है, कुल मिला के लाओ, आओ भाई बारिश लाओ। किसको कहेंगे? मेघालय। मेघालय के एक और दो डांस याद कर लो, 3-4 राज्यों में। मेघालय के एक तो है वो लाहो, एक याद कर लो वांगला। वांगला कहाँ का है? बांग्ला आ जाए, वांगला जाए की बात है। बांग्ला आधी दुनिया पता है ऑप्शन में आएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल कर देगी भाई। वांगला बंगाल का नहीं है, वांगला है मेघालय का। मेघालय मुझे नहीं पता बंगाल का है नहीं, मेघालय का है। कुल मिला के बात यह है, ठीक है। वांगला जो मेघालय के पड़ोस में ही तो है, बांग्ला, मेघालय, बांग्लादेश, याद करो, सीधी बात। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है भाई साहब थोरा। थोरा कहाँ का है? थोरा है भाई साहब यूपी का। यूपी का एक याद करो, रासलीला। ठीक है, एक गाना है कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, एक यूपी कोई लड़की है, क्या नाम है मेरा, खुशी नाम से, एक नया नाम, जो भी से देखी जाओगे, नाच तो हो ही लिया। तो बस उस कहूँगा थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, बस वही है। ठीक है, एक है रासलीला। रासलीला कहाँ का है? रासलीला है भाई साहब यूपी का। कैसे याद करोगे? कृष्ण लीला भाई साहब, बस कृष्ण जी की लीला है। कृष्ण जी मथुरा में जमाना हुआ था, तो मथुरा कहाँ पर? यूपी में भाई, बस भगवान की लीला है, कृष्ण जी की मेहरबानी लीला है, राम की लीला है, अयोध्या, बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, तीसरा है भाई साहब रोम। रोम कहाँ का है? रोम है भाई साहब जम्मू कश्मीर का। अब सुनो मेरी बात, रोम। एक और याद कर लो हिकात। हिकात भाई साहब नाम ही थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? अजीब मतलब थोड़ा मुस्लिम टाइप नाम नहीं लग रहा? जम्मू कश्मीर मुस्लिम रहते हैं ना, थोड़ा वैसे टाइप, वैसे समझ गए होगा ना कहने के मतलब। हाँ हिकात, हिंदू नाम तो ना लग गया यार, तो वही है। ठीक है, तो हिकात कहाँ का है? हिकात है भाई साहब जम्मू कश्मीर का। एक है नाटी। नाटी, नाटी कहाँ का है? नाटी है भाई साहब हिमाचल प्रदेश का। वो कैसे याद करोगे? याद तो ना मन ना बताओ, एक और याद कर लो, नाटी है वो। एक है दमान। दमान कहाँ का है? दमान हिमाचल प्रदेश। अब सुनो मेरी बात, एक से हिमाचल, दमाल, दमाल मूवी है ना संजय दत्त वाली, एक्टर और के नाम रस है रितेश देशमुख। भाई साहब इतनी खतरनाक मूवीज है, मैं वो मूवी को फैन है यार भाई साहब। के बनाने ने के चीज़ बना दी यार भाई साहब, बहुत खतरनाक मूवी, मैं देख रखी है 2-3 बार भाई साहब, गजब से गजब, कहर ढा दिया, मान गए। अब सुनो मेरे, एक है दमाल, एक है दमान। दमाल कहाँ का? दमाल है हरियाणा। मैं हरियाणा का हूँ तो मैंने खुद पे ले रखा है भाई, हमारे काम, मुझे दमाल पसंद है, दमाल मूवी, और दमाल ही हरियाणा का है, सीधी बात है। दमान कहाँ का है? दमाल है हिमाचल प्रदेश का, और दमान हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सारा याद करा। देख आँख बंद कर ली। मेघालय कैसे? मेघालय से भाई वांगला और आओ, मतलब लाओ। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के तो भाई नाटी और दमान। ठीक है, जम्मू कश्मीर का रोम और हिकात। ठीक है, एक और बच्चों को यूपी। यूपी का यूपी लीला, रास लीला, और वह के नाम से थोड़ा थोड़ा, हाँ थोरा थोरा। ठीक है, ऐसे याद कर लो, 2-3 बार ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। अब सुनो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की मैं सारी जानकारी बताती हूँ। देखो सुनो मेरी, सबसे पहले आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, फिर हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज 1921 में की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी ने कर दी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे। ठीक है, फिर आता है एक साल बाद 1922। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में की थी। किसने? राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? ये है रावी नदी। कैसे याद किया भाई? सुनो, आज से 3 साल पहले मेरी एक क्रश थी। क्रश मतलब वन साइडेड। उसकी
शादी हो गई, उसके हस्बैंड का नाम है रवि। भाई जब आप देख रहा हो मेरी वीडियो आप तक पहुंच गया तो माफी चाहूँ, बस मेरे याद करने को तरीको था कुछ, आप मेरे लेना देना को नहीं कुछ, हाँ आनी जानी को ना, मैं सब गेम बोल तो आल चुका हूँ, लेकिन बस याद करने को तरीको है भाई, माफ़ कर दे कि गलती है। ठीक, अब सुनो मेरी बात। तो मैंने मान लिया कि भाई रवि ने मुझसे हड़प ली, मेरी करस हड़प ली, हड़प्पा रवि, हड़प्पा रावी ने दी, सीधी बात यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1922। अब आता है लोथल। लोथल की बात करें, लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में, रट लो याद कर लो कुछ कर लो। गुजरात किस नदी के किनारे है? भोगवा। ऑप्शन आएगा साबरमती नदी, नर्मदा, ताप्ती, चौथा ऑप्शन भोगवा, भोगवा नदी के नाम से। लोथल, लोथल की स्थापना मतलब खोज किसने की थी? खोज हुई थी 1954 में की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी 1954। ठीक, अब सुनो मेरी बात। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता भाई नू अपना हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी है, बलूचिस्तान तक फैली है। तो कैसे है? इसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वो है आलमगीरपुर। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक, फिर आता है पश्चिम। पश्चिम में कहाँ तक फैली है? पश्चिम में फैली है भाई साहब, ये है सुत कांगेडोर तक है। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, उत्तर ऊपर कहाँ तक फैली है? ऊपर ये फैली है भाई साहब जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? मांडो जगह का नाम है जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे? चीनाब नदी के किनारे। चीनाब का वेदों में क्या नाम है, मतलब पुराना टाइम का? वो है चेनाब का अस्कनी। ठीक है। फिर आता है दक्षिण में, नीचे इसका जो है ना पॉइंट, वो कहाँ पर है? वो है दाइमाबाद। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस नदी किनारे? गोदावरी नदी किनारे। ठीक है। अब सुनो मेरी बात। सिंधु नदी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन मोहनजोदड़ो भारत में स्थित नहीं है, मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक, बात हम पूरे विश्व में कर ली सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, लेकिन भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो है भाई साहब राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी है अपना हरियाणा, HR नंबर प्लेट। हरियाणा में कहाँ पर? हिसार में। क्या नाम बताऊँ हरियाणा में? राखीगढ़ी। हाँ, राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? राखीगढ़ी की खोज 1964 में किसने की थी? सूरजभान ने की थी। मैंने कैसे याद किया भाई? हरियाणा कहाँ पर है? मारो हरियाणा है 1964 में। अब सुनो, मेरी बुआजी है ना, बुआजी के जो ससुर है, फादर इन लॉ इंग्लिश में, तो फादर इन लॉ का नाम है सूरजभान। ठीक है, मैंने उनसे याद कर लिया, वही है, उनकी खोज की थी राखीगढ़ी। सीधी बात ले रहा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आप और भी कुछ बताना है? एक चीज और रहेगी भाई, रह के गई कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता, एक नाम सुने होगा आपने, धोलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? धोलावीरा को यूनेस्को में 2021 में शामिल किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जिसे यूनेस्को में शामिल किया वो धोलावीरा ही था। 2021 रट लियो, ये तो सब बता देगा। धोलावीरा ने शामिल किया कब की होगी? 2021 में। अब सुनो भाई, बात क्या है, मैं आपने क्वेश्चन देख लियो और उनको बारह सारो सोल्यूशन बता रहा हूँ। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, मैं बता दूंगा भाई पूर्व में कित तक स्थान है, पश्चिम में कित, उत्तर तक, दक्षिण में, सारा पता है। लेकिन अब जैसे मैं धोलावीरा बतानी भूलूंगा तो मैंने एक बार बस वो देखना चाहूँगा हाँ धोलावीरा के बारे में बतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 92वां संविधान संशोधन 2003, 71वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संशोधन अधिनियम 1992, 86वां संशोधन अधिनियम 2002। तो अब सुनो मेरी बात, 4 ऑप्शन है, मैं 4वां को चमत्कार करूँ। देखो, सबसे पहले एक नाम याद करो, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में हुआ था। क्या था भाई? देखो, मूल संविधान में 14 भाषा थे अपने, आज के टाइम में 22 भाषा। तो कब कौन सी भाषा जोड़ी गई? वही है 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। मतलब मूल संविधान 14 के बाद 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। ठीक है, अब सुनो 21वां संविधान संशोधन। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 71 भाई 1992 में हुआ था। प्रश्न में गिवन। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, 1 2 3। नमक जोड़ा गया, नमक, साल्ट का NaCl। ऐसा इतनी साइंस तो मानने में आओ। तो सुनो मेरी बात,
71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक जोड़ो, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, याद कर लो, रट लो। अब सुनो मेरी बात, आधी दुनिया मैं से मणिपुरी बताया मैंने, लेकिन आधी दुनिया करेगी मैं से मैथनी नहीं आएगा भाई, रट लियो, मणिपुरी आएगा। ठीक है, 1992 इसके तहत, ठीक है, जोड़ी गई। ठीक है, 21वां संविधान होगा, 71 होगा, फिर इन दोनों को जोड़ो, 21 और 71 कितने होते हैं? 92 होते हैं। तो फिर 92वां संविधान संशोधन पढ़ लो। 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ी गई। देखा याद करने की ट्रिक, 4 भाषा कौन कौन थी? वो थी MSD, महेंद्र सिंह धोनी, B से बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, M से मैथिली, S से संथाली, MSD, D से डोंगरी, MSD, B से बोडो। ठीक है, ये कब हुआ? के नाम थोड़ा 71 और 21, 92वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था। 4 भाषा जोड़ी गई, MSDR, मैथिली, संथाली, MSD से डोंगरो और B से बल्ला, मतलब बोडो। ठीक है। वैसे टोटल अनुसूची 12 अनुसूची है। ये भाषा जो 22 भाषा किस अनुसूची में है? ये है भाई साहब 8वीं अनुसूची में। ठीक है, फिर आता है एक ऑप्शन आता है 71वां संविधान संशोधन पढ़ा दियो। 73वां संविधान संशोधन जो इसका आंसर है प्रश्न का। 73वां संविधान संशोधन भाई साहब कब हुआ? 1992 में। क्या है भाई? पंचायती राज से संबंधित, पंचायत राज भाई नू एगो सरपंच नू पंच नू फलाना दिखड़ा जो भी है, ये हुआ था 1992 में 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें सुनो, अब सुनो काम की बात। पंचायती राज में टोटल कितने विषय है? ये भाई साहब 29 विषय है। फिर आता है 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या है? इसमें शहरी पहल गांवों को प्राथमिकता दी। फिर नेक्स्ट संविधान संशोधन शहरी विकास से। ठीक, इसमें ये है ना पार्षद हो गए फलाना दिखड़ा जो भी है फलाना छोटा है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन इसमें है शहरी विकास। ठीक है, अब कह रहा है कि बताई थी मैं, इसमें टोटल विषय कितने? इसमें भाई साहब टोटल 18 विषय हैं। ठीक है, शहरा वाला में 18, गाँव वाला में 29 विषय हैं। अब सुनो, गाँव वाली मतलब अनुसूची कौन से? गांव वाली है 11वीं अनुसूची, और ये है 12वीं अनुसूची शहरी वाली। ठीक है, 73वां गांव वाला संविधान संशोधन और 11वीं सूची, 74 वाला शहर वाला और 12वीं सूची। गांव वाला में 29 विषय, शहर वाला में 18 विषय। ठीक है, और हम कुछ याद नहीं कर। चलिए नेक्स्ट एक दे रखा 86वां संविधान संशोधन। भाई 86वां क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। क्या है भाई? इसमें एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21 है। इसमें मतलब शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के लिए। ऑप्शन आएगा 7 से 14 साल, 6 से 14 साल, कितनी साल तक का? 8 से 14 साल, 6 से 14 साल कर दियो। ठीक है। अब सुनो, मैं एक और आर्टिकल पढ़े, मैं पिछली वीडियो में बताया था, एक मान सुनना दी। अच्छा मुँह दुख रहा, अच्छा पानी भी नहीं है मेरे पास, ये वीडियो रोकूंगा, मैं पानी भर के लेता हूँ। क्या नाम? तो 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21 से जोड़ा गया। अब मैंने एक अनुच्छेद बता दो भाई, प्रश्न पूछोगे SSC द्वारा, किस मौलिक कर्तव्य का कौन सा मौलिक कर्तव्य है जिसमें कहा गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों माता पिता का कर्तव्य है? आर्टिकल 51A। लेकिन उसका ए में भी टोटल 11 पार्ट सी, कौन सा पार्ट? सीधी हम बताऊंगा, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मैं वो ना करूँ। ठीक से रोज। हाँ, सीधी बात। फिर आता 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कब का है? ये भाई साहब 2003 का है। एम कितो 92 में कितो है? अरे हाँ, अरे भाई तो थो यार, वो 4 भाषा जोड़ी गई यार, मैं भी सोचे ना 92 में कितो। थोड़ी देर पहले तो बता दी 4 भाषा, कौन? MSD, ये 4 भाषा वही तो 92 संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई पानी पी तो पारना। अरे काका देख ना पढ़ा रो, ये तो भाई प्रश्न तो भाई देखना पड़ेगा भाई, क्या क्वेश्चन है? कब नु सोच रहा हूँ भाई, देख पढ़ा सीधी मेरी आँखा में देखो, आँख मेरी कैमरा आप सीधी आँखी तो देख रहा हूँ, तो नू तो भाई देखो सीधी बात कापी भाई, प्रश्न तो देखना पड़ेगा, वो थोड़ी से पानी भर के लाऊं फिर बात क्या है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी भर लिया मैं दिखाऊं, ये रहा दिखा पानी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया, फार साइटेडनेस, मतलब निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, और ये कैसे एस्टिग्मेटिज्म ने के से यानी भाई किसी दृष्टि वैस में, और ये प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष। अब सुनो मेरी बात,
मेरे पे एक फोकस करो भाई, मैं बहुत कंफ्यूज रहे सर, खुद बताऊं तो मैंने कंफ्यूज रहे, लेकिन मेरे तो रटन को याद कर देखो। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दोनों ने साथ लेकर चल। मायोपिया क्या है, छोटा है ना, MYOPIA, हिंदी में लिख लो चलो, मायोपिया मतलब 4 अक्षर का ही है। हाइपरमेट्रो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, ज्यादा लंबा है। जो मायोपिया है छोटा है ना, तो मतलब मैं छोटा मतलब पास की चीज आराम से देख लूँ, कोई दिक्कत कोई नहीं, और दूर की ना दिखे भाई, सीधी सी बात, उसे कहते हैं मायोपिया। क्या होता है, मायोपिया छोटा सा नाम है, तो मतलब मैं पास की चीज छोटी मतलब पास की चीज तो देख लूंगा, और जो दूर रही तो भाई मेरा ना दिखे, सीधी बात। हिंदी में लेकिन एक दिक्कत हो, हिंदी में इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, नाम इसका मायोपिया है। देखो सुनो समझो क्या कह रहा हूं, निकट दृष्टि दोष। अब सोचो निकट की चीज दोष मतलब नहीं दिखना, लेकिन निकट की दिखती है और दूर की नहीं दिखती, उल्टा काम है। एक बार क्या करो, वीडियो पीछे ले जाओ 30 सेकंड, और मैं क्या कह रहा हूँ आराम से समझो, मेरा वर्ड मतलब उठा जाओ। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, भाई साहब छोड़े अरे यार ठीक है, समझ गा। अब एक आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब पर दूर है ना, मतलब लंबा नाम है, तो मतलब मैं दूर की चीज दिख जाओ है, लेकिन यार क्या लिख रहा हूँ भाई मेरे समझ ना, पास की चीज ना दिखे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की दिख जाती है, जो लंबा नाम है ना, तो लंबी चीज दिख जाती है और पास की नहीं दिखती, नाम में इसका है दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया दूर की दिख जाती है तो नाम है दूरदृष्टि दोष। नाम अब सोचोगा दूरदृष्टि दोष आ गया तो मतलब दूर की नहीं दिखनी, लेकिन दूर की दिखते, उल्टा काम, ठीक है। एक है भाई साहब ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन है, ये क्या नाम है, क्या नाम मेरा, क्या नाम यार, मैं इंग्लिश में लिख रखा है भाई, मेरी हिंदी समझ में ना है चलो छोड़। अब सुनो मेरी बात, मायोपिया से, मायोपिया भाई मेरा दिक्कत आ गया, मतलब मैंने पास की चीज दिख जाओ दूर की ना दिखे, तो कौन सा लेंस यूज करूंगा, मैं करूंगा कॉनकेव लेंस, बोले तो अवतल लेंस यूज करूंगा। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर की दिख जाओ उसे, पास की ना दिखे, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस का यूज करूंगा, ठीक है ठीक। अब सुनो मेरी बात, एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया भाई बुढ़ा लोग से, बुढ़ा ने ना पास की दिखर ना दूर की दिखर, सीधी सी बात, उन्हें कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। हिंदी में क्या की भाई, हिंदी में यार थोड़ा देख लिया यार क्या की जरा दृष्टि दोस्त भाई, मैं देख कर बताई यार, मैंने खुद ने ना पता हिंदी में, कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट नहीं इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। अब ठीक है, तो क्या कह रहे है, प्रेस बायोपिया के ऐसे जो वर्द लोगों में पाया जाता है। अब बुढ़ा क्या कहेगा, यार भाई हमने थोड़ी हरियाली देख ले, अरे ताऊ, अरे बाबा शर्म कर, तेरा बेटा पोता ही होने से देखनी है, तो क्या देखा मैं, उन्होंने यार भाई मैं तो ना पास की दिखा ना दूर की दिखा वो। अब सुनो मेरी बात, एक होता है एस्टिग्मेटिज्म, ये हिंदी में की भाई दृष्टि वैषम्य भाई, आपके नाम से छोड़ो। इसमें क्या होता है, इसमें होता है धुंधला धुंधला दिखता है, कई बार वो ना है मतलब फिल्मों वगैरह में देखते हो शूटिंग वगैरह, कोई सिर पे मार देता है पत्थर, फिर ऐसे ऐसे मतलब वो हो जाता है स्क्रीन पर, मतलब मैं वीडियो देख रहा हूँ फोन में, तो ऐसे फिर ऐसे समझ गया होगा ना वही चीज़ है, मतलब धुंधला धुंधला ना दिखा दी शायद भाई मार दे, समझ गया, वही होता है कौन सा, एस्टिग्मेटिज्म। इसको जो धुंधला दिखता है ना, धुंधला ऐसे, उसको ठीक करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है ठीक। अब सुनो मेरी बात भाई, एक ठीक ठाक देखने खातर भाई कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। मतलब अब देखने को तो भाई मैं ऐसे भी देख लूँगा, क्या लिख रहा हूँ मैं समझ में आ जाऊँ, और देखने को मैं दूर भी देख लूँ, लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए एकदम साफ देखने के लिए। 25 सेंटीमीटर कैसे याद किया भाई, मैं बहुत पहले याद करा, आज से 10 साल पहले याद कर लो, कैसे याद कर लो, एक स्केल आता था भाई, हाँ स्कूल में लाइन वगैरह खींचने खातर स्केल, वो 15 सेंटीमीटर का आता था मेरे आज भी याद से, हाँ फुटा स्केल मतलब इतना सा होता है भाई साहब। गगन प्रताप सर की क्लास चालेगी, शुरू है 8 बजे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है तो भाई इतना वो स्केल है, वो 25 सेंटीमीटर होता था, तो उसमें मैंने 10 सेंटीमीटर और जोड़ते 25 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम डिस्टेंस स्पष्ट दूरी के लिए कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सुनो भाई मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड। अब सुनो मेरी बात,
कितनी देर होगी कि भाई जम्मू कश्मीर में 2 थाने बताया था, कितनी देर होगी थाने के लगे बता दोगे? देखा सुनो, जब दो सारा याद बताऊंगा, सुनो जल्दी जल्दी। जम्मू कश्मीर के 2 कौन कौन सा बताया मैं, बताया था हिकात और रोम्प। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का भाई 2 याद कर लियो। एक तो याद कर लियो मड़ई, मड़ई याद कर लो। एक याद करो पिंडवानी। अब सुनो मेरी बात, कैसे याद करोगे? देखो भाई, मड़ई तो अपना आप याद करो, इस क्वेश्चन का आंसर छत्तीसगढ़ी है। मड़ई कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। पिंडवानी कैसे याद कर लो? पिंड पंजाबी में पिंड को बोलते हैं, गांव को पिंड बोलते हैं। मैंने भाई साहब ये रट रखा है। अब भाई मेरा गांव पता है कहाँ पर है? 36 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ को कैसे लिखेंगे? 36 और गढ़ 36 36। तो भाई मेरा पिंड है, मेरा गांव है 36 किलोमीटर दूर है, तो पिंडवानी छत्तीसगढ़। सीधी बात है, यात्रा याद करो। ठीक। एक है झारखंड। झारखंड का 2 याद करो। एक तो याद करो छऊ और एक याद करो सरहुल। कैसे याद करो? झारखंड रांची कहाँ का है? महेंद्र सिंह धोनी झारखंड का ही है, पता होगा इतना तो। ठीक है भाई, महेंद्र सिंह धोनी 2011 वर्ल्ड कप जीत कर लाए। तो झारखंड में क्या है? सरहुल होल्ला मोहल्ला, मतलब सब सर पर ठा दियो झारखंड। धोनी जब वापस गए ना झारखंड, तो सब करने लगा धोनी जिंदाबाद, ये धोनी वो धोनी, मतलब सरहुल सब होल्ला मोहल्ला करने लगा। सरहुल सब कुछ ठा दियो हवा में, ये कर देंगे वो कर देंगे। महेंद्र सिंह मतलब स्वागत के लिए कुल मिला याद करने को तरीका। छऊ भाई 3 प्रकार का है, वो बाद की बात से बता दूंगा। एक तो ऐसा है सराय केड़ा छऊ, एक ऐसा है, ये तो झारखंड में मनाया जाता। छऊ 3 प्रकार का, सराय केड़ा छऊ, एक ऐसा पुरुलिया छऊ और एक है मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ कहाँ का है? उड़ीसा का, जितकी हुआ है अपनी द्रौपदी मुर्मू है। और क्या बता झारखंड? सराय केड़ा छऊ कहाँ का? झारखंड का। एक और बता, पुरुलिया छऊ कहाँ का? वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, छऊ तीनों बनाया जाता है। उड़ीसा की बात करें भाई, मैथ्स भाई गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल पर एक नोटिफिकेशन आया, आज जाओ सभी कॉपी पेन लेकर। भाई हम लाइव देखने वाला कौन है? हम सा रिकॉर्डेड देखने। ठीक है, फिर आता है उड़ीसा का 2 याद कर लियो। एक तो याद कर लियो भाई टिक सवारी लोक नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। एक या घूमरा कहाँ का? उड़ीसा। कैसे याद करोगे? सुनो मेरे, आज से पिछली साल पहले 2 जून की तारीख याद है, एक एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट, जिसमें लगभग 200-300 लोग मरे थे। है का नहीं? याद आ गई, अब सबके याद आ गई भाई। जगह का नाम तो मेरे ध्यान करो, उड़ीसा में थी वह जगह। मतलब ट्रेन 2 प्रकार की है, एक तो सवारी गाड़ी, एक माल गाड़ी। तो सवारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। तो सवारी डांस लोक नृत्य कहाँ का? उड़ीसा का। ले रहा आपको, सीधी बात। एक है घूम रहा भाई, कोई घूमने भी गए होंगे, कोई अपना घर जा रही है बेचारा, कोई कितना घूमने गए, कोई कितना घूम रहा था, उड़ीसा में घूम रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। याद करो, घूम रहा, सीधी बात हैगा। 4 जम्मू कश्मीर का बता दिया, रोम हिकात, झारखंड का सरहुल और छऊ, और उड़ीसा का घूमरा, और एक तो घूमरा तो एक सवारी। अरे चौथा ऑप्शन क्या था भाई? छत्तीसगढ़ का था पिंडवानी और मड़ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1915, 1917, 1914, 1916। अब सुनो मेरी बात, मैं लग गए, मैं पहला आदमी हूँ अगर भाई कोई सच में मेरी वीडियो देख रहे हो ना, हाँ भाई छोड़ो ठीक है, मेरी रेगुलर देखते है तो वो पता है क्या, ओरा की और टीचर्स की वीडियो तो 2x की स्पीड पे देखा, मेरी ने 0.5x की स्पीड पे देखा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी बता रहा हूँ, मैं पता है। हाँ, ओरा की और टीचर बकवास ज़्यादा करी थी, अब तो मैं भी बकवास कर छोड़। सुनो, होम रूल लिख के तो भाई 1914 में क्या है तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुए तो तब के बोले अंग्रेज बोले भाई मारकना आज जाओ, भारत मारो साथ दो, युद्ध में चालो। भारत बोले चलना भाई ठीक है, भारत भी राज्य हो, लेकिन फिर का समझ में आयो भाई सब, वहाँ भारत बोले हो ठीक से हम थारो साथ दे देंगे, थोड़ा सैनिक भेज देंगे, हम फिर क्या करिए युद्ध खत्म है ही वहाँ आज़ाद करती हो। फिर वो बोले चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर का समझ में आओ भाई कुछ ना है जानी, ये अपने फायदे उठा लेंगे और फिर वही वी रहेगा भाई, कुछ ना है जानी, सीधी बात है, अपनी ऐश तैश कराओ ना जाओ हम, सीधी बात। अब आओ सुनो, फिर के होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। किसने की थी? 2 था, एक तो थो बाल गंगाधर तिलक, एक थी एनी बीसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना बम्बई में शुरू की थी,
मतलब बम्बई में की थी, और एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में 1916 में। मतलब बम्बई से तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मद्रास से, ठीक। लेकिन एक बहुत जबरदस्त पॉइंट आया हुआ राशि, होम रूल लिख के मतलब वो कौन थो, हेड कौन थो, मतलब अध्यक्ष कर लो कुछ भी कर लो, वो तो जॉर्ज अरुणडेल। भाई साहब संस्थापक तो ये दो था, लेकिन हेड कौन तो मतलब उन्हें चलाए कौन तो, मतलब जो भी समझ गए होगा ना, वो तो भाई जॉर्ज अरुणडेल, मतलब छुपा रुस्तम के उसमें, ठीक है ठीक। फिर आता है भाई, ठीक है स्थापना कर दी, फिर चलता कोई छोड़। अब आता है या क्या नाम से वो बहन जी वो एनी बीसेंट, एनी बीसेंट वो क्या कहा करी, किस देश की थी एनी बीसेंट भाई साहब, थी ए पे नाम तो देश को, अर्जेंटीना यार क्या दे यार, मैं खुद ही आयरलैंड की थी भाई, आयरलैंड यार, इतना तो मेरे ध्यान थो ए पे नाम से, अभी इतना मेरे ध्यान को ना, चल कोई ना, मैं ब्याह आदमी छोड़। एनी बीसेंट किस देश की थी, आयरलैंड देश की, या भाई भारत आई, तो यानी भाई भारत इतना अच्छा लग गया, सोना की चिड़िया भाई, घणो अच्छा लग दिल आओ भाई भारत में, तो फिर ये भारत में रहने लगी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बीसेंट। 1917 में कांग्रेस की जो अध्यक्ष किसने की थी, यानी के नाम से एनी बीसेंट पहली महिला, ठीक। एक और याद कर लो, एक आदि पत्रिका याद कर लो, एक से कॉमनवील किसकी पत्रिका है, ये है एनी बीसेंट की, ठीक है। एक याद कर लो अपना भाई बाल गंगाधर तिलक की, इसकी है गीता रैसे किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। एक और है मराठा, किसकी है, मराठा भी इसी की है, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। किस मराठा है ना, वो किस भाषा में है, ऑप्शन आएगा मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। भाई इंग्लिश भाषा में, नाम में मराठी है लेकिन है इंग्लिश भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन परमिसिबल अंडर द किशोर स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ठीक है। किस है, एक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पहली बात भाई शुरू के सिस्टम कैसे है, सिस्टम ये शुरू हुई थी भाई साहब 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की थी, दिल्ली से शुरू की थी के थो यो। अब भाई जो ये नहीं छोटा उद्योग भाई, मैं बिजनेस करना चाहूँ, हाँ बिजनेस है, और भाई क्या नौकर बन कर ना रहना चाहूँ, खुद को मालिक बनना चाहूँ, अच्छा जी चलो बढ़िया बात है। तो उसके लिए मतलब छोटे जो उद्योग है ना, उद्यमों के लिए लोन दें भाई, मैं सरकार से लोन ले कुछ, अगर छोटा उद्योग ठीक वो सब है, उनको लोन मुहैया कराना था। लेकिन कितने रुपए तक, 20 लाख रुपए तक, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 20 लाख नहीं आएगा। अब कितों वो लोन ने भी 3 प्रकार डिवाइड कर दियो, क्वेश्चन को आंसर भी उसी में है, 3 भागों में विभाजित बांट दियो। एक था शिशु वर्ग, एक था किशोर वर्ग, एक था तरुण वर्ग। तरुण मेरा नाम भी तरुण ही है। तरुण का अर्थ होता है, मैं वो देख रही हिंदी टीचर की वीडियो देख रहा था, तरुण का पर्यायवाची है जो मतलब किशोर, मतलब जो युवा, तरुण का स्त्रीलिंग आएगा तरुणी अरे यार यस, चल छोड़। अब सुनो, 3 भागों विभाजित क्यों थो, शिशु, किशोर और तरुण। अब शिशु मतलब किमी हो, मतलब शिशु के लिए क्या था, 50,000 रुपए तक, मैक्सिमम 50,000 रुपए लोन ले सकते हैं। किशोर वर्ग कहाँ से कहाँ तक, किशोर वर्ग ले सकते हैं 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन ले सकते हैं, और तरुण ले सकता है 5 लाख से लेकर 50 लाख तक। तो यही पूछा था कि ज्यादा से ज्यादा किशोर कितना ले सकता है, 5 लाख तक ले सकता है। अगले पेपर में तरुण भी पूछ रहे, तरुण कहाँ से कहाँ तक, 5 लाख से 50 लाख, मतलब शिशु 50,000 तक, फिर उससे आगे आता है किशोर 50 से 5 लाख, और फिर आता है के नाम से तरुण 5 से 20 लाख, और हम कुछ आनी जानी को यही से। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए, जिनमें व्यक्तिगत अधिकारों, समताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया। भाई साहब सुनो, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के थे, रॉबर्ट लुकास, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, मिल्टन फ्रीडमैन। अब सुनो, अब कह रहे कौन वो के थो, तो भाई सीधी बात है, ये रटना पड़ेगा आपको। अगर भाई ये पूछ ले तो इसका आंसर आएगा अमर्त्य सेन, ठीक है।
अब सुनो, मैं अब यार ये वही क्वेश्चन है अब भाई कौन है के ऊपर जोर दियो गए, अब ये तो रटना पड़ेगा सीधी बात। अब मैं बात करता हूँ अमर्त्य सेन। भाई मैंने सोचा करता हूँ अब अमर्त्य सेन कोई जवान सो आदमी होगा 40-50 साल, और बुढ़ो है भाई, बहुत बारो बुढ़ो है। तो कब 1923 में इसका जन्म, 33 में इसका जन्म हुआ था, 2023 में आज के टाइम में 90 साल का आदमी बुढ़ा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात काम की। अमर्त्य सेन एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, ठीक है। इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। नोबेल कब मिला? 1998। उसके एक साल बाद 1999 में इसको मिला था भारत रत्न। मतलब पहले तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला नोबेल पुरस्कार, फिर इसे मिला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार 1999। अब सुनो, एक नालंदा विश्वविद्यालय नाम सुना होगा, जिसको किसी मतलब वो किया था, अरे वो बनाया था कुमारगुप्त द्वितीय ने, ठीक। अरे वाह, थोड़े दिन पहले चर्चा में भी था, न्यूज चैनल आप पता नहीं क्या जो भी था। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर कौन है? अमर्त्य सेन है, 2012 में बना था, ठीक है। अब सोचोगे ये क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन है क्यों डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी होती होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रथम चांसलर कौन है? ये कमेंट सेक्शन बताओ। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है 2023 में, ठीक है। मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तब आए तुम्हारे सामने क्वेश्चन, ठीक है। 1969 में तो कौन था यो बताओ, मैं खुद भूलूँ, ठीक है। अमर्त्य सेन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, और कुछ अमर्त्य सेन छोड़ देखिएगा। एक नाम आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ क्या है? इसका जन्म हुआ था 1723 में, मृत्यु हुई थी 1790 में, ठीक है। एक किताब है, ये भी एक बहुत बड़ा शास्त्रीय किताब है, वेल्थ ऑफ नेशन। भाई साहब खूब नाम सुनो, किसकी किताब है? वेल्थ ऑफ नेशन, इसी के नाम है एडम स्मिथ। अब सुनो मेरी बात, ये सब ना पता वेल्थ ऑफ नेशन है। एक और सुनो, क्या सुनो, दृष्टिकोण ना वो के गाया करी उन्हीं, भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत किसने दिया? अब इसको मतलब क्या है भाई, मैंने खुद नहीं ना पता मतलब। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया, ठीक है। क्यों बेचारा बुढ़ो है, ये तो डेथ हो ली। और सुनो, अमर्त्य सेन की अभी तक डेथ नहीं हुई, 90 साल जीवे है भाई, ठीक है। चलो, क्या बताया? भुगतान सामर्थ्य क्या था? भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत किसने दिया? अमर्त्य सेन ने दिया। एक चीज और याद कर लो, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट किसने दिया? अब के मतलब उस बात मैंने खुद नहीं ना पता, बस याद कर लियो, रट लियो, रटने की चीज यार क्या करा। दी थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट एडम स्मिथ। अब ऐसे याद मत करो किसने दी, नू याद करो भाई। एडम स्मिथ की जिंदगी से मैं 3 चीज याद करूंगा, सीधी सी बात। एक तो वेल्थ ऑफ नेशन, किसकी? एडम स्मिथ। एक या क्या नाम, भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत, किसने? एडम स्मिथ। एक से द थ्योरी ऑफ मोरल स्टैटिस्टिक्स, किसने? एडम स्मिथ। बस ले राम करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और डेल्टा खालिस्तान नदियों द्वारा निर्मित है, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, सिंधु ब्रह्मपुत्र, गोदावरी कृष्णा। भाई सुनो मेरी बात, आज मैं क्या बताऊं, इन जो तीनों चारों नदियों को उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है, इनकी लेंथ बताती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आगे आगे आज ही बताए थे, फिर आगे तो वीडियो ना देखो। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते जाएंगे मैं वैसे वैसे सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। देखते चाहिए था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा की ऐसे 2 नदियां आई, एक ऐसी आई एक ऐसी आई, उनके बीच को जो वो रसन जगह उन्हें डेल्टा बोली, जहां तक मैंने पता, पक्का नहीं पता, वही है शायद ही वही है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। किस 2 नदियों, पश्चिम बंगाल कौन सी 2 नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। यार ये सब ना पता, लेकिन और भी बताऊँ था बात। आज से 2018 में कितनी साल है भाई? 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले मैं NDA का पेपर देख कर आया था। उसमें मेरे आज भी याद है, क्यों सुनाए थे, माजुली द्वीप किन 2 नदियों के, और मैं गलत करके आया था। आज से कितनी साल? 6 साल पहले। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच में, समझ गया? यो भी याद कर, ठीक है। अब सुनो, ऑप्शन है गंगा। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ पर है? गंगा किससे निकला भाई? गंगा निकला है, बस जित भी ऑप्शन पूछा गंगा का उद्गम, जित भी गे 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 दिखना वही करती है ऑप्शन। मतलब हिमालय के गोमुख, गोमुख में गया, गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से, गए से गंगोत्री ग्लेशियर, मतलब जित भी गए 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 गाँव करते हैं। गंगा की लंबाई है 25-25 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब थम मैंने बताइयो, गंगा कितना राज्य से होकर बहा है, भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है, ये थम पता, मैं तो ना बता भाई, मैंने ना बता, सीधी बात। उद्गम बता दियो था, गंगा की लेंथ बताई बहुत, इतना भारत की सबसे लंबी लेंथ। फिर आता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बारे में भाई मैं नहीं बताऊँ, क्यों नहीं बताऊँ? पिछले वीडियो में सारो ब्रह्मपुत्र को चमत्कार कर दियो, तो मैं कुछ नहीं बताऊँ, सीधी बात। फिर आती है सिंधु। सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर,
तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है, कि नाम बताया वो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी, ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 80 किलोमीटर टोटल लंबाई है। ठीक है, सुनो मेरी, जिसमें भारत में इसकी लंबाई है 1114, मतलब 1114 किलोमीटर भारत में बहती है, और बाकी की भी लगा लो हिसाब पाकिस्तान में, मतलब ज़्यादातर ये पाकिस्तान बहती। ठीक है, अब सुनो, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी यही है सिंधु नदी, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी सिंधु नदी है। ठीक है, फिर आता है अपना गोदावरी। गोदावरी किससे है भाई, गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी त्रंबटकेश के बोले यार, मैं नाम भी ना। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है गोदावरी, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, सबसे बड़ी तो गंगा है, दूसरी गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को ही कहते हैं। उद्गम स्थान कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी त्रंबकेट जो भी है, नासिक महाराष्ट्र से निकलते हैं। ठीक है, फिर आती कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ पर, महाबलेश्वर पठार से निकलती है महाराष्ट्र। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब सुनो मेरी बात भाई, ये 5-4 और भी सी 4 तो ये ऑप्शन ही, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 2-4 और सी। और कुछ हानि जानी को बस जिम्मे हो याद तो कर लियो। एक से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है भाई, तो भाई इसमें क्या था, इसमें था कि वो कराया गया, एक गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जो कि 1774 में भारत का ना मतलब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। 1773 में एक्ट है, उसी के तहत 1774 में बना था वारेन हेस्टिंग्स। 1774 तक से लेकर 1785 तक उसने उसका कार्यकाल था। इसके तहत था कि भाई जो गवर्नर जनरल होगा ना बंगाल का, उसका कार्यकाल होगा 5 साल के लिए। अब हमको हो गए 5 ये तो 11 साल हो गए 1774 से 1785 तक। तो अब बताओ, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल हो से, लेकिन वो 11 साल भी कर सके, 12 साल भी करो हिंदी और भी प्रधानमंत्री कैसे, मतलब एवरेज ना, मतलब वैसे 5 साल है, लेकिन वो 11 साल भाई हटा दियो है, कुछ और बात है, वो सब है, वैसे 5 साल कार्यकाल। फिर आता 1793 का कि कौन सा एक्ट है, जो भी एक्ट है 1793 वाला में क्या था, किसके टाइम पर आया था, वो आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर आया था। कुछ आनी जानी को ने कुछ खास में भाई विकीपीडिया पर चेक करो, कुछ खास मैंने दिखो को भाई था ना, कुछ समझा उसको, कुछ को नहीं ऐसी नहीं, तो बस इतना याद कर लो, कॉर्नवालिस था उस टाइम बंगाल गवर्नर जनरल। 1813 इसका आंसर 1813 आएगा। के पर्सन है किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। भाई ब्रिटिश जो शासन था ना, वो बोले भाई ईस्ट इंडिया ने थारो एक अधिकार समाप्त है, हम शासन करांगे, हम बतावा कि ऐसे दादागिरी करांगा। तो लेकिन कुछ जो मामला जैसे चाय हो गई, उस पर ईस्ट इंडिया को भी अधिकार था शासन करने, मतलब व्यापार करने। एक तो चाइना के साथ व्यापार करने को भी तो, एक और तो मेरा कैश पे तो जो भी था वो तो एक अधिकार किस 1813 वाले के तहत समाप्त कर। अब बता 1833 वो बहुत तगड़ो अधिनियम। इसके तहत क्या था, जो बंगाल का जो गवर्नर है ना, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और इसके तहत जो पहला कौन था, पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1833 तक उसका कार्यकाल था। ठीक है, पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग। उसी के तहत 1833 के एक्ट के तहत जो ये बंगाल का लास्ट था, और इसे ही फिर भारत का पहला बना दिया, समझ गया। ठीक, अब सुनो मेरी बात, इसके तहत एक और थो, और के थो अग भाई एक और अग भाई किसी भी मतलब जो है ना, ये मतलब प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कुछ भी कहीं भी अपॉर्चुनिटी में किसी को भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, हटाया या लगाया नहीं जाएगा। ये सभी 1833 वाले एक्ट में। तो इसकी जो है ना थोड़ी ब्राइटनेस मेरा खपा दिमाग खराब है रोज, और कोई ना थोड़ा सा क्यों सुनाओ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। अब सुनो मेरी बात, आज मैं इसका आंसर आएगा विषाणु इंग्लिश में बोले तो वायरस से होने वाली बीमारी आज मैं बता दूंगा था ना, 7-8 बीमारी से भी सारी बता दूंगा। ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक्स है, रचना हमें पानी दो जरा। अब कई कहूँगा अरे ये तो ट्रिक वो उत्कर्ष क्लासेज वाले कुमार गौरव सर की बता रहे हैं, रे भाई मैं भी उठा से याद कर रहा कुछ।
हाँ भाई मैंने जो आओ सो बता दी सीधी बात से, और बता क्या करूँ। चलो, रचना हमें पानी दो जरा, फिर रचना कहेगी ये ले विष पी ले। सीधी भाई कुमार गुरु की सर आप सीधी बता। रचना कहेगी ये ले विष पी ले, विष मतलब विषाणु रोग, ठीक है। तो क्या है, रचना हमें पानी दो। अब सुनो बे, रचना रे चैना, रे से रेबीज, रेबीज किसका है, विषाणु वायरस से। चना, चना से याद करो चिकन पॉक्स किसका है, वायरस, ठीक। हमें HME, हमें को लिख HME हमें। H से लिख हेपेटाइटिस, M से लिख मीजल्स, E से लिख इबोला, जो कि इसमें बताया गया है, प्रश्न में पूछा गया इबोला। हमें पानी, पानी से लिखो पोलियो, ठीक है। पानी दो से लिखो डेंगू, ठीक है। पानी दो, जरा, जरा से लिखो, जरा कितना है, जिका वायरस, ठीक है। ये सी अब प्रोटोजोआ सी भी बीमारी से और सब सी बीमारी थी, लेकिन आज मैं वायरस से करा दी, ठीक है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यमुना एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है, लखनऊ इलाहाबाद, दिल्ली जयपुर, ग्रेटर नोएडा, आगरा, आगरा पानीपत। अब सुनो मेरी बात, भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो सड़क परिवहन जाल है ना, दुनिया का सबसे दूसरा नंबर पर वो भारत, ठीक। पहला कौन है, पहला अमेरिका, ठीक। अब सुनो मेरी बात, तो ये क्या नाम बता, यमुना एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेस वे जोड़ता है भाई साहब नोएडा और आगरा, ठीक है। बीच बीच में कौन कौन शहर आई से, एक आवश्यक जेवर जो बड़ा शहर से, एक से हाथरस, एक से वृंदावन, एक से मथुरा, फिर आगरा, ठीक है। टोटल 165 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और कुछ आने जाने नहीं है, ठीक है। दिल्ली जयपुर कौन सा है भाई, दिल्ली जयपुर NH48 भाई, मार्ग है NH48, उस वाले हमारा घर से 15 किलोमीटर दूर है। एक नीमराना हाउस है शहर, उठा मतलब उससे होकर जो गुजरता है ये NH44 भाई साहब। नू सब एक टाइम था जब ये भारत का सबसे बिजी हाईवे था, पूरी भारत का सबसे ज़्यादा जो गाड़ी चल रही थी ना यहाँ पे ही थी। लेकिन अब तो वो बन गो ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जब थोड़ा कम है वो ट्रैफिक खतरनाक से भाई, ट्रक नू जाएंगे टी टी टी। अब तो यार और भी रोड बन गया, अब तो बहुत कम है वो, ठीक है। फिर आता है एक है NH44, भारत का सबसे लंबा हाईवे है NH44। इसका पुराना नाम था NH7, कहाँ से कहा, कन्या मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी। लेकिन काम की बात यह है कितना किलोमीटर लंबा है भाई, क्वेश्चन फंसाने वालों, कितना किलोमीटर ये है भाई साहब, 3745 किलोमीटर, मतलब 3745 किलोमीटर लंबा है, जो भारत का सबसे लंबा हाईवे है, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। NH1 नेशनल हाईवे 1 प्लस नेशनल हाईवे 2 दोनों मिलकर बनाते ग्रांड ट्रंक रोड बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक चीज और बताओ, मैं क्या बताओ तो यार भाई मेरी याद ना है, मैं कुछ बताओ तो क्या बताओ, ग्रांड ट्रंक रोड है वो NH भाई, याद नहीं आ रही, याद आओगी जब बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पता है क्या बताओ, अब की बार CHSL 2024 जो पेपर हुआ है ना 1 महीना पहले, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, अगर भाई जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, मतलब दिल्ली से बम्बई, बम्बई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से वापस दिल्ली, हाँ गोल ऐसे, उसकी लंबाई कितनी है वो बताते हो। वो है 5625 किलोमीटर, स्वर्णिम 5600 में ना 25 से 56। मंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे खालिस्तान नाम से जाना जाता है। वायुमंडल, वायुमंडल, मध्यमंडल, ओजोन मंडल। अब सुनो मेरी बात देखो भाई, मैं सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, मेरी बात सुनो के क्या अपना जो है वायुमंडल एटमोस्फेयर यो कई लेयर में डिवाइड सी, सब मैंने पता है। तो सुनो एक नाम सुनेगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। क्या समझे आप, या अर्थ पृथ्वी से, पृथ्वी का जस्ट या मान लीजिए मेरा हाथ पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट ऊपर कौन सी मिलेगी, ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर मिलेगी मीजोस्फेयर, और उससे ऊपर मिलेगी आयोनोस्फेयर, और उससे ऊपर मिलेगी एक्सोस्फेयर। कितना आएगा, 3 2 5 आएगी, यहाँ 5 लेयर। याद कैसे करोगे मैं आप बताऊँ, देख मेरा नाम से तरुण कुमार, सबसे पहले T से स्टार्ट करो, अल्फाबेट वाइज है ना, सबसे लास्ट में आता है T, तो T को सबसे नीचे ले, उसके बाद आता है S, S से याद करो स्ट्रेटोस्फेयर थोड़ी सी ऊपर,
फिर आता है एम मीजोस्फेयर, वो उससे ऊपर, फिर आता है आई आयोनोस्फेयर, फिर थोड़ी ऊपर, फिर आता है ई एक्सोस्फेयर, वो मतलब ये 5 नाम सी, 5 नामों का अल्फाबेट वाइज कर ले। और जो सब तो मतलब जो सबसे लास्ट में आओ ना टी, उसको सबसे नीचे ले, फिर एस, फिर एम, फिर आई, फिर ई एक्सोस्फेयर, ऐसे याद करो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक से ट्रोपोस्फेयर जो अर्थ के सबसे पास है वो ट्रोपोस्फेयर है। भाई पूछा वो जो ये आंधी तूफान आती है, जो भी बिजली वगैरह कड़कती है, फलाना दिखड़ा, बारिश होती है, बादल वगैरह, वो सब कहाँ पाए जाते हैं? वो सब पाए जाते हैं निचले, भी निचले वाले में बोले तो ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। अब पूछेगा, पहले ये पूछेगा इनकी लेंथ कितना किलोमीटर तक है। भाई ट्रोपोस्फेयर है 18 किलोमीटर तक। अब धरती से 18 किलोमीटर ऊपर चला जाए आसमान में, 18 किलोमीटर तक मिलेगी क्या? ट्रोपोस्फेयर। उससे ऊपर 50 किलोमीटर तक, मतलब 18 से 50 किलोमीटर तक क्या मिलेगी? स्ट्रेटोस्फेयर। उससे ऊपर 80 किलोमीटर तक क्या मिलेगी? मिजोस्फेयर। और उससे ऊपर 400 किलोमीटर तक क्या मिलेगी? आयोनोस्फेयर। और 400 से ऊपर जितने भी किलोमीटर सूरज चांद फलाना दिखड़ा जो भी है वो सब मिलेगी अपना एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, ठीक है, समझ गए? ये पूछेगा भाई कितना से कितना किलोमीटर पाए, ठीक है। दूसरी पॉइंट, ट्रोपोस्फेयर के बारे में क्या याद करो? कुछ याद नहीं करो, बस इतना याद कर लो, यान दी तूफान फलाना दिखड़ा, ये चौचलाबाजी ट्रोपोस्फेयर में होती है, सबसे पास ये, ठीक है। और कुछ याद मत करो, ठीक। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, थोड़ी सी ऊपर चलेंगे, उसमें क्या याद करना है? उसमें ये याद करना है आपको कि भाई जो भी हवाई जहाज उड़ती है, मिलन की जल्दी है, प्लेन की धीमी है रफ्तार, मेरा बस चले तो मैं तेरी छत पे छोड़ रहा यार। तो ठीक है, जो हवाई जहाज प्लेन उड़ती है, किस में उड़ती है? ये सब उड़ती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न पूछ, कह रहा है ओजोन, ओजोन के बारे में पूछ रहे हैं। देख, ऑक्सीजन के 3 गुण O3, 3 कण मतलब O3, O3 मतलब ओजोन के, इसका आंसर आएगा ओजोन, ठीक है। अब सुनिए, ओजोन के सिस्टम भाई, सूरज से जो लाइट आई से ये अपनी हेल्थ के लिए सी खतरनाक, ठीक है। अब के है इसके, अगर डायरेक्ट आई तो अपना कैंसर है इसका, मर्स कहाँ पर, ठीक है। तो के है एक ओजोन की परत से, या क्या करती है, जो यूवी रेडिएशन आती है ना सूरज से, उनको रोकती है, और जो बढ़िया बढ़िया लाइट्स है वो अपना तक पहुँचाती है, जो खराब रहे वो वही रोक देती है, ठीक है। ये काम करती है ओजोन की, ठीक है। अब सुनिए, कहाँ पाई जाती है, कौन सी लेयर में? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर, जो दूसरा नंबर वाली है नीचा से दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें पाई जाती है ओजोन की लेयर, बस यही पूछा है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर को नूस वाले नू कहा से पृथ्वी का कवच कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और एक बार हम कुछ याद मत करो, कितना से कितना किलोमीटर? 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, और हवाई जहाज इसी में उड़ती है, बस, ठीक है। फिर ऊपर चलेंगे तो मिजोस्फेयर, मिजोस्फेयर में कुछ याद मत करो, कुछ आनी जानी को ना, उसको क्वेश्चन ना बढ़े, उसमें बस ये याद कर लो कितना से कितना, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। फिर थोड़ी सी ऊपर चलेंगे आयोनोस्फेयर, इसमें क्या याद करो? अब भाई मैं फ़ोन में वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब वहाँ हुई आयंस, रेडियो एक्टिव आयंस, जो टीवी देखा, रिमोट वगैरह चाली, जो भी समझ गाना कुल के कहना चाहूँ, वो सब कहाँ, ये जो एंटीना डिश टीवी का पहले क्या करते थे, एक जना नीचे होता था एक छत पे, हाँ भाई चलो चलो आयो टावर आयो, नू घुमाऊँ थोड़ा सा, फिर कहूँ ना थोड़ा सा और घुमा, आयो आयो, अरे रोक दे, फिर गयो यार थोड़ा सा कर, तो ऐसे ऐसे करते थे ना, हाँ। तो ये सब वो कहाँ मिलते हैं? वो सब आयोनोस्फीयर लेयर में, मतलब बहुत ऊपर मिली है, कैसे भी के फिजिक्स से भाई राम जान, ठीक है। उसमें मिलते हैं कितने से कितने, 80 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक है, ठीक है। फिर आता है एक्सोस्फेयर, एक्सोस याद कैसे करो? एक्सो मतलब इंग्लिश में वो कैप पढ़ता होगा, तो एक्सो मतलब बाहर करना, कुछ ऐसे सिस्टम है। तो एक्सोस्फेयर मतलब जो 400 किलोमीटर से ऊपर जो भी है ना, वो सब एक्सोस्फेयर में पाए जाते हैं, इसी ऐसे ज़्यादा हम कि याद नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। भाई बहुत बार मेरा खुद का ही डाउट रहे, मैं अगर मैं ये क्वेश्चन करता हूँ ना तो मैं गलत कर का, तो मैं छोड़ का तो सीधी बात मन ना हो, लेकिन अब मैं पढ़ का के देख सुनो मेरी बात। हिमालय से, हिमालय कितसी कित तक से भाई, जम्मू कश्मीर से फैल रो है, नू समझ लो। और फिर देख नेपाल से होते हुए नीचे आता तो उठा अरुणाचल प्रदेश की साइड जा, हिमालय, ठीक है। हिमालय ने 3 भागों में बांट रखो से, एक तो ट्रांस हिमालय है, एक से मध्य हिमालय, और एक से पूर्व हिमालय। ट्रांस हिमालय कितसी कित तक से, नू समझ लो, जम्मू कश्मीर से जो उत्तराखंड तक को है ना, उत्तराखंड उठा वहाँ तक का पार्ट ने मोटा मोटा बता रहा हूँ, ट्रांस हिमालय कहता है। मध्य हिमालय जो बीच में पड़ता है उसे मध्य, जैसे ये नेपाल वाला है वो क्या नाम से, इसको माउंट एवरेस्ट,
सागर माथा ये सब किस में पाए जाओ है, ये सब पाया जाता है मध्य हिमालय। फिर थोड़ी सी नीचे मतलब पूर्व की चल रहा है ना, जो अरुणाचल प्रदेश में भी लगी हुई चोटी, उसे कहते हैं पूर्व हिमालय। ठीक है, अब कह रहा है क्या, अब ये ट्रांस हिमालय में भी कई पार्ट थी। एक से भाई काराकोरम श्रेणी, एक से भाई लद्दाख श्रेणी, और एक से भाई काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ठीक, कैसे याद करोगे, के से काराकोरम, एल से लद्दाख और जे से जास्कर, के एल जे 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 के एल जे, याद है। मतलब जो ट्रांस हिमालय ऊपर ऊपर था ना जम्मू कश्मीर में, उसमें भी सबसे ऊपर जो है ना, ये भी सुनो मेरी बात, मेरा ओठा बजियो, ठीक है, सबसे ऊपर तो उसे तो हम कहते हैं भाई काराकोरम। दूसरे नंबर पर आता है उसे हम कहते हैं लद्दाख, और उससे नीचे आता है उसे कहते हैं हम जास्कर। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, ये जो पूछा है ना, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट, हाइट कितनी, 8,848 मीटर। दूसरा कौन सी, पहली बात तो क्वेश्चन बताई दे, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, केटू। केटू को हम बोलते हैं गॉडविन, केटू को हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट है 8,611 मीटर। रट लियो, याद कर लो, ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है काराकोरम से। इसका आंसर काराकोरम। मतलब 3 श्रेणी थी ट्रांस हिमालय ने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो जो काराकोरम है ना ऊपर ऊपर, उसमें पाई जाओ से केटू गॉडविन ऑस्टिन, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। सुनो, ठीक है। अब सुनो, एक नाम सुनो, नुब्रा नदी घाटी, सुनो है नाम। वो जो नुब्रा नदी घाटी वो भी है इसमें काराकोरम में पाई जाती है। ठीक है, काराकोरम, फिर नीचे आती है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में से एक नदी जाती है, उस नदी को कहते हैं हम श्योक नदी। प्रश्न पूछा वो सिद्ध आओगे, श्योक नदी किन दो मतलब के बीच में जाओ से, काराकोरम और लद्दाख, उपला दोवा के बीच में एक नदी जा रही श्योक। जो नुब्रा है ना, नुब्रा, वह इस श्योक की सहायक नदी है, समझ गया। ठीक है, फिर काराकोरम में अपनी ऐश तेज करो। फिर यो के थो, यो तो लद्दाख, लद्दाख फिर निचली श्रेणी के थे, 3 श्रेणी बताई, जास्कर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी जाती, वो थी सिंधु नदी। सिंधु का उद्गम मैंने कल आपको बता दिया था। लद्दाख और क्या नाम बतायो, जास्कर। जास्कर के बीच में कौन सी जाती, वो जाती है सिंधु नदी। ठीक है, अब सिंधु नदी ऐसे ऐसे गई। ठीक है, ऊपर से कौन सी आ रही है, श्योक नदी, दोनों जाके मिल जाती है। कुल मिला के कहने का अर्थ है, नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, नुब्रा तो है भाई सहायक नदी की। ठीक है, और श्योक नदी किसकी सहायक है, श्योक नदी है सिंधु नदी की सहायक। ठीक है, फिर जाके आगे जाके पाकिस्तान चले जाती। ठीक है, ये है कुछ। बाकी भाई मैंने पता, मैं भाई जितना मैंने पता हो तो मैं बता दियो, बाकी और भी से मैं कुछ बताने को तो वो बता दूंगा। ठीक, आगे जैसे जैसे क्यों समय भाई सुनो मेरी बात, करीब सुनो काम की बात। देखो भाई, मैं कॉपी पेन में मैं थाने समझा ली पिछली वीडियो में, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हम दिखाए बन्या। ठीक है, वह तरह मुँह जबानी में बता दी, थोड़ी बहुत मैं एडिटिंग करूँगा, कुछ होने लायक वो करूँगा, देखूँगा इसमें कितनों का रिस्पॉन्स मिला है। अगर बढ़िया रिस्पॉन्स मिला तो ठीक है, नहीं कल फिर कॉपी पेन पच जाऊँ। ठीक है, बाकी भाई अरे यार क्या बताऊँ, समझाने तरीका मन बहुत तगड़ा हाउस है भाई, धीरे धीरे सीखागा। बाकी वीडियो अच्छी लग गए ना तो पूरी देख लियो भाई। ठीक है, कुछ गलती आएगी ना भाई, मैं कुछ गलत बता दूँ, बता भी कुछ भाई मैं गलत, तो भाई कमेंट सेक्शन बता दियो, मैं कोशिश करूँगा आगे जी गलती ना है। और थोड़ी एडिटिंग भाई देखो मेरा जैसी है, मैं वो कर दूँगा एडिटिंग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर